नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति सारस्वत एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक पुस्तक के साथ में। और देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। सभी प्रबुद्ध श्रोतागण हैं, मेरे दर्शकगण हैं, पहचान ही गए होंगे। पुस्तक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के बारे में, और इसमें है सप्तकों की भूमिकाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सप्तक जो हैं अज्ञेय द्वारा संपादित हैं, और यह जो पुस्तक है इसका संकलन जो है, इसमें सप्तकों की भूमिकाओं का जो संकलन है वह किया गया है कृष्णदत्त पालीवाल जी द्वारा। और यह सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तक है। मैं आपको बताऊं कि इस पुस्तक में प्रकाशकीय पहले मैं आपके समक्ष पढ़ के प्रस्तुत करूंगी। प्रकाशकीय के मुख्य अंश जो हैं पढ़ के प्रस्तुत करूंगी। सभी स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत ही सुनने में एक बार को मोटे मोटे तौर पे आपको थोड़ा भारी मटेरियल लग सकता है, लेकिन इसे बार बार सुने जाने की आवश्यकता है और आपके बहुत काम आएगा जीवन में। तो सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दर्शक हैं, इस बात को ध्यान से सुने और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते चलें। पेन डायरी अपना खोल के रखें, साथ में आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। जितने भी साहित्य के विद्यार्थी हैं और जो शौक़ रखते हैं हिंदी साहित्य में, उनके भी काम की चीज़ें हैं। क्योंकि जितने भी लेखक हैं, बहुत सारे लेखक मित्र हैं मेरे साथ में, तो हिंदी साहित्य की बारीकियां कहाँ से आरंभ होती हैं, आधुनिक साहित्य की बारीकियां, वो सब आपको इसमें जानने को मिलेंगी। तो प्रकाशकीय जो कि हमारे संकलन करता है इस पुस्तक के कृष्णदत्त पालीवाल जी द्वारा लिखी गई है, उसके कुछ एक अंश मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सप्तकों की भूमिकाओं में अज्ञेय जी के विचारों की स्वतंत्र यात्रा का प्रामाणिक इतिहास मौजूद पाया जा सकता है। इन विचारों की विशेषता यह है कि इन्हें अज्ञेय के रचना कर्म पर भी एक कसौटी की तरह लागू किया जा सकता है। उसका परीक्षण और अनुसंधान भी उनके आधार पर हो सकता है। इस स्थिति के कारण सप्तकों की इन भूमिकाओं को उनके समांतर रचना कर्म के साथ देखा जा सकता है। यह कहते हैं कृष्णदत्त पालीवाल जी। मैं कुछ एक अंश ही पढ़ूंगी इनके प्रकाशकीय के। साहित्य के आचार्यों, मठाधीशों, आलोचकों और अध्यापकों का ध्यान सप्तकों की भूमिकाओं ने लगातार आकृष्ट किया है। आज यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि छायावादोत्तर समीक्षा की तमाम अवधारणाओं को प्रथम बार सप्तकों की भूमिकाओं ने ही दीप्त प्रदीप्त किया है। हिंदी के नवीन समीक्षा शास्त्र की नींव तो सप्तकों की इन भूमिकाओं ने ही रखी है। तार सप्तक तथा दूसरा सप्तक की भूमिकाओं से अज्ञेय ने हिंदी आलोचना की घिसी पिटी शब्दावली प्रतिमान दृष्टि को धकेल कर एक नई सोच, एक नई सर्जना की दृष्टि को स्थान दिया है। आगे आते हैं हम इसमें तार सप्तक के प्रथम संस्करण की भूमिका पर। तार सप्तक साहित्य के सभी जानने वाले जो हैं जानते ही हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 का 43, और भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा इसे प्रकाशित किया गया। तार सप्तक में जो 7 कवि आते हैं, पहले मैं उनके नाम आपको याद दिला देती हूँ और फिर हम इसकी भूमिका, विवृत्ति और पुनरावृत्ति पढ़ेंगे, सुनेंगे। तार सप्तक के जो 7 कवि हैं वो हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और स्वयं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अब आते हैं हम जो अज्ञेय के द्वारा लिखी गई भूमिका है। शीर्षक दिया गया है विवृत्ति और पुरावृत्ति। तार सप्तक में 7 युवक कवियों अथवा कवि युवकों की रचनाएं हैं। यह बातें लिखी हैं अज्ञेय ने, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी अब इस बात को। तार सप्तक में 7 युवक कवियों अथवा कवि युवकों की रचनाएं हैं। ये रचनाएं कैसे एक जगह संग्रहित हुई, इसका एक इतिहास है।
कविता या संग्रह के विषय में कुछ कहने से पहले उस इतिहास के विषय में जान लेना उपयोगी होगा। 2 वर्ष हुए जब दिल्ली में अखिल भारतीय लेखक सम्मेलन की आयोजना की गई थी। उस समय कुछ उत्साही बंधुओं ने विचार किया कि छोटे छोटे फुटकर संग्रह छापने के बजाय एक संयुक्त संग्रह छापा जाए, क्योंकि छोटे छोटे संग्रहों की पहले तो छपाई ही एक समस्या होती है, फिर छप कर भी वे सागर में एक बूंद से खो जाते हैं। इन पंक्तियों का लेखक योजना विश्वासी के नाम से पहले ही बदनाम था, अतः यह नई योजना तत्काल उसके पास पहुंची और उसने अपने नाम बदनाम होंगे तो क्या नाम न होगा के अनुसार उसे स्वीकार कर लिया। आरंभ में योजना का क्या रूप था और किन किन कवियों की बात उस समय सोची गई थी, यह अब प्रसंग की बात नहीं रही, किंतु यह सिद्धांत रूप में मान लिया गया था कि योजना का मूल आधार सहयोग होगा, अर्थात उसमें भाग लेने वाला प्रत्येक कवि पुस्तक का साझी होगा। चंदा करके इतना धन उगाहा जाए कि कागज का मूल्य चुकाया जा सके। छपाई के लिए किसी प्रेस का सहयोग मांगा जाएगा जो बिक्री की प्रतीक्षा करे या चुकाई में छपी हुई प्रतियां ले ले। दूसरा मूल सिद्धांत यह था कि संग्रहित कवि सभी ऐसे होंगे जो कविता को प्रयोग का विषय मानते हैं, जो यह दावा नहीं करते कि काव्य का सत्य उन्होंने पा लिया है। केवल अन्वेषी ही अपने को मानते हैं। इस आधार पर संग्रह को व्यवहारिक रूप देने का दायित्व मेरे सिर पर डाला गया। मेरे सिर पे यानी अज्ञेय के सिर पे। तार सप्तक का वास्तविक इतिहास यहीं से आरंभ होता है, किंतु जब कह चुका हूँ कि इसकी बुनियाद सहयोग पर खड़ी हुई, तब उसकी कमी की शिकायत करना उचित न होगा। वह हम लोगों की आपस की बात है। पाठक के लिए सहयोग का इतना प्रमाण काफ़ी है कि पुस्तक छपकर उनके सामने है। अनेक परिवर्तनों के बाद जिन 7 कवियों की रचनाएं देने का निश्चय हुआ, उनसे हस्तलिपियां प्राप्त करते करते साल भर बीत गया। अब देखिए पुस्तक किस तरह से प्रोसेस में थी, वह प्रोसेस बताया गया है कि अनेक परिवर्तनों के बाद जिन 7 कवियों की रचनाएं देने का निश्चय हुआ, उनसे हस्तलिपियां प्राप्त करते करते साल बीत गया। फिर पुस्तक के प्रेस में दिए जाने पर प्रेस में गड़बड़ हुई और मुद्रक महोदय कागज भी हजम कर गए। साथ ही आधी पांडुलिपि रेलगाड़ी में खो गई और संकोचवश इसकी सूचना भी किसी को नहीं दी जा सकी। अंदर की बातें हैं ये सारी। कुछ महीनों के बाद जब कागज खरीदने के साधन फिर जुटने की आशा हुई, तब फिर हस्तलिपियों का संग्रह करने के प्रयत्न आरंभ हुए और 6 महीनों की दौड़ धूप के बाद पुस्तक फिर प्रेस में गई। अब छप कर वह पाठक के सामने आ रही है। इसकी बिक्री से जो आमदनी होगी वह पुनः इसी प्रकार के किसी प्रकाशन में लगाई जाएगी। यही सहयोग योजना का उद्देश्य था। वह प्रकाशन चाहे काव्य हो चाहे कुछ और। पुस्तक का दाम भी इतना रखा गया है कि बिक्री से लगभग उतनी ही आय हो जितनी की पूंजी उसमें लगी है, ताकि दूसरे ग्रंथ की व्यवस्था हो सके। यह तो हुआ प्रकाशन का इतिहास। अब कुछ उसके अंतरंग के विषय में भी कहूँ। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। नाम मैं पहले ही पढ़ के आपको बता चुकी हूँ। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। 7 एक दूसरे के परिचित हैं। बिना इसके इस ढंग का सहयोग कैसे होता? किंतु इससे यह परिणाम न निकाला जाए कि वे कविता के किसी एक स्कूल के कवि हैं या कि साहित्य जगत के किसी गुट अथवा दल के सदस्य या समर्थक हैं, बल्कि उनके तो एकत्र होने का कारण ही यह है कि वे किसी एक स्कूल के नहीं हैं, किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं हैं, अभी राही हैं। राही नहीं, राहों के अन्वेषी।
उनमें मतैक्य नहीं है। सभी महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी राय अलग अलग है। जीवन के विषय में, समाज और धर्म और राजनीति के विषय में, काव्य वस्तु और शैली के, छंद और तुक के, कवि के दायित्वों के, प्रत्येक विषय में उनका आपस में मतभेद है। यहाँ तक कि हमारे जगत के ऐसे सर्वमान्य और स्वयं सिद्ध मौलिक सत्यों को भी वे समान रूप से स्वीकार नहीं करते, जैसे लोकतंत्र की आवश्यकता, उद्योगों का सामाजिकरण, यांत्रिक युद्ध की उपयोगिता, वनस्पति घी की बुराई अथवा कानन बाला और सहगल के गानों की उत्कृष्टता इत्यादि। वे सब परस्पर एक दूसरे पर, एक दूसरे की रुचियों, कृतियों और आशाओं विश्वासों पर, एक दूसरे की जीवन परिपाटी पर और यहाँ तक कि एक दूसरे के मित्रों और कुत्तों पर भी हंसते हैं। तार सप्तक का यह संस्करण बहुत बड़ा नहीं है, अतः आशा की जा सकती है कि उसके पाठक सभी न्यूनाधिक मात्रा में एकाधिक कवि से परिचित होंगे। तब वे जानेंगे कि तार सप्तक किसी गुट का प्रकाशन नहीं है, क्योंकि संग्रहित 7 कवियों के 7.5 अलग अलग गुट हैं। उनके 7.5 व्यक्तित्व, 7.5 यूं कि एक को अपने कवि व्यक्तित्व के ऊपर संकलनकर्ता का आधा छद्म व्यक्तित्व और लादना पड़ता है। ये बात अज्ञेय स्वयं के लिए कह रहे हैं। ऐसा होते हुए भी वे एकत्र संग्रहित हैं। इसका कारण पहले बताया जा चुका है। काव्य के प्रति एक अन्वेषी का दृष्टिकोण उन्हें समानता के सूत्र में बांधता है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि प्रस्तुत संग्रह की सभी रचनाएं प्रयोगशीलता के नमूने हैं, या कि इन कवियों की रचनाएं रूढ़ि से अछूती हैं, या कि केवल यही कवि प्रयोगशील हैं और बाकी सब घास छीलने वाले। वैसा दावा यहाँ कदापि नहीं। दावा केवल इतना है कि ये 7 अन्वेषी हैं। ठीक यह सप्तक क्यों एकत्र हुआ? इसका उत्तर यह है कि परिचित और सहकार योजना ने इसे ही संभव बनाया। इस नाते 3-4 और नाम भी सामने आए थे, पर उनमें वह प्रयोगशीलता नहीं थी जिसे कसौटी मान लिया गया था। यद्यपि संग्रह पर उनके भी नाम होने से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती ही घटती नहीं। संग्रहित कवियों में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी कविता केवल उसके नाम के सहारे खड़ी हो सके। सभी इसके लिए तैयार हैं कि अभी कसौटी हो, क्योंकि सभी अभी उस परम तत्व के शोध में ही लगे हैं जिसे पा लेने पर कसौटी की जरूरत नहीं रहती, बल्कि जो कसौटी की ही कसौटी हो जाता है। संग्रह के बहिरंग के बारे में कुछ कहना आवश्यक है। इधर कविता प्राय चारों ओर बड़े बड़े हाशिए देकर सुंदर सजावट के साथ छपती रही है। अगर कविता को शब्दों की मीनाकारी ही मान लिया जाए तब यह संगत भी है। तार सप्तक की कविता वैसी जड़ाऊ कविता नहीं है, वह वैसी हो भी नहीं सकती। जमाना था जब तलवारें और तोपें भी जड़ाऊ होती थीं, पर अब गहने भी धातु को सांचों में ढालकर बनाए जाते हैं और हीरे भी तप्त धातु की सिकुड़न के दबाव में बंधे हुए कणों से। तार सप्तक के रूप सज्जा को गौड़ मानकर अधिक से अधिक सामग्री देने का उद्योग किया गया है। इसे पाठक के प्रति ही नहीं, लेखक के प्रति भी कर्तव्य समझा गया है, क्योंकि जो कोई भी जनता के सामने आता है वह अंततः दावेदार है, और जब दावेदार है तो अपने पक्ष के लिए उसे पर्याप्त सामग्री लेकर आना चाहिए। योजना थी कि प्रत्येक कवि साधारण छापे का एक फॉर्म देगा अथवा लेगा। इस बड़े आकार में जितनी सामग्री प्रत्येक की है वह एक फार्म से कम नहीं है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मानना पड़ेगा कि तार सप्तक में उतने ही दामों की 3 पुस्तकें जो हैं उनकी सामग्री सस्ते और सुलभ रूप में दी जा रही हैं। और यदि पाठक सोचे कि ऐसा प्रचार प्रकाशकोचित है, संपादकोचित नहीं है, तो उसका उत्तर स्पष्ट है कि इस सहयोगी योजना में तार सप्तक के लेखक ही उसके प्रकाशक और संपादक भी हैं और अपने अपने जीवनीकार भी हैं और प्रवक्ता भी। और यह धृष्टता नहीं है, केवल अपने कर्म का फल भोगने की तत्परता है। वे सभी इसके लिए भी तैयार हैं कि तार सप्तक के पाठक वे ही रह जाएं, क्योंकि जो प्रयोग करता है उसे अन्वेषित विषय का मोह नहीं होना चाहिए।
कवियों का अनुक्रम किसी हद तक आकस्मिक है। जहाँ वह इच्छित है वहाँ उसका उद्देश्य यही रहा है कि कुल सामग्री को सर्वाधिक प्रभावोत्पादक ढंग से उपस्थित किया जा सके। संकलनकर्ता अंत में आता है, यानी अज्ञेय स्वयं अंत में आते हैं क्योंकि वह संकलन करता है, और अनुक्रम मात्र से कवियों के पद गौरव के बारे में कोई परिणाम निकालना या उस विषय में संकलनकर्ता की सम्मति की खोज लगाना मूर्खता होगी। तो यह थी पहली भूमिका तार सप्तक के संबंध में जो अज्ञेय जी ने लिखी थी, और दूसरी भूमिका है परिदृष्टि प्रतिदृष्टि। यह लिखी गई है 1963 में, यानी 20 सालों के अंतराल में लिखी गई है। इसे मैं अगले कार्यक्रम में पढ़ूंगी। अगर आपकी मुझे सही प्रतिक्रिया आती है, जिसकी मैं अपेक्षा कर रही हूँ कि आप अच्छे मटेरियल को पढ़ें, जानें और समझने की उत्सुकता अगर प्रकट करते हैं, तो मैं इसकी अन्य भूमिकाएं भी आपको सप्तकों की पढ़ के सुनाऊंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।